This is the fourth lecture on fields due to point charge in uniform rectilinear motion. In the previous three lectures, we have discussed first of all the form of the Lennard-Bichard potential in case of a point charge in uniform rectilinear motion. And after that, using those results, you have obtained the expressions for the electric field and the magnetic field produced by this point charge. Now today we will discuss those results which we have obtained in the previous two lectures. So for your convenience, first of all I have mentioned the expressions for the electric field and the magnetic field which we have obtained in the previous two lectures, and also the relation between the electric and magnetic field in this case. Now you have seen that in previous lectures our aim was only to derive these results, not we have discussed anything more. But today we will discuss these results in very detail. So actually this is the physics of the fields of point of charge in uniform rectilinear motion. Previously mathematics was more, but today the concept will be larger. So let us see what we have obtained in the previous lectures during the lectures on fields due to a point charge in uniform rectilinear motion. तो जैसा आपने देखा था कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। फिर भी हमने आपके सुविधा के लिए उसको फिर से यहाँ पर मेंशन किया है। रिजल्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा है कि E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर टाइम्स R/r³ into 1 minus beta square sin square theta whole to the power 3/2. And you know, you have considered that our point charge Q is moving in x direction. आपने माना था ऐसा, कोई भी स्ट्रेट लाइन मानना है तो हमने सुविधा के लिए x डायरेक्शन माना था। और यह जो पॉइंट है जिसको आप अभी मान लीजिए A कहते हैं, यह पॉइंट इसका पॉइंट चार्ज का प्रेजेंट पोजीशन है, जिसके रेस्पेक्ट में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R, और यह पोजीशन वेक्टर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर V के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है E का वह R और थीटा के टर्म में ही है, और यहाँ जो पैरामीटर आता है बीटा, एक्चुअली दैट इज V/c। एंड ये सब बात आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड B के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, और आपको याद होगा कि ये एक्सप्रेशन था बीटा डिवाइडेड बाय C टाइम्स QR इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। और ये जो एक्सप्रेशन है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि QR इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। आप E के लिए एक्सप्रेशन देखिए, दिस इज एक्चुअली सिंपली द वेक्टर E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इसलिए आप ये जो हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं इसके जगह पर E लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर you can write the expression for magnetic field B is equal to beta cross E over C. And this is actually the relation between magnetic field vector B and electric field vector E. और इससे यह बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, जैसा यह बताता है। फिर अगर आप बीटा के जगह पर V/c लिख दें, ऑलरेडी एक C डिनोमिनेटर में था, सो दिस विल बी V×E डिवाइडेड बाय C²। यही 3 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया था इन डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए। लेकिन अब समय है जब हम इस रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं।
सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन हो या मैग्नेटिक फील्ड बी का एक्सप्रेशन हो, दोनों ही एक्सप्रेशन में दो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स है, एक है बीटा, दूसरा है थीटा। और बीटा v/c है, इसका मतलब बीटा का मतलब है चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, वेलोसिटी से इसका मतलब है। और थीटा डायरेक्शन है, फील्ड पॉइंट पर जो पहुंचता है हमारा पोटेंशियल या फील्ड, वह वेलोसिटी वेक्टर से क्या एंगल बनाता है उस डायरेक्शन को या निर्धारित करता है। एक्चुअली बीटा दैट इज वेलोसिटी v और थीटा के इन अकॉर्डेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड वेक्टर वैरी करेगा। हम लोग इस डिस्कशन में उसी बात को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर अकाउंट लेंगे। आप डिफरेंट सिचुएशन को देखेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस रिजल्ट का डिस्कशन। सबसे पहले आप एक बात ध्यान से देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो, अगर हम थीटा के वैल्यू को फिक्स्ड मान लें तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्चुअली वेक्टर r/r³ उसका प्रोपोर्शनल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो अगर हम कहें कि r/r³ का मॉडुलस क्या होगा, तो r का मॉडुलस r होगा, एक r कैंसिल, दिस विल बी 1/r²। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, या कहेंगे कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन आल्सो से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। अब इसी रिजल्ट से देखिए कि अगर आप r का वैल्यू सपोज करते हैं इन्फिनिटी, कि r इन्फिनिटी को टेंड करता है, उस स्थिति में आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये दोनों जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब r के किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए अगर सोर्स पॉइंट जो हमारा चार्ज का प्रेजेंट पोजीशन है वहाँ से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ये जीरो होता है केवल तब जब r इनफाइनाइटली लार्ज होगा। एंड सो दैट वी से दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन इज ए लॉन्ग रेंज फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? इसको लॉन्ग रेंज फील्ड बोलेंगे। हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप याद रखिए इस बात को कि यह एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ऐसे भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है दैट इज ए लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन बिकॉज इट विल बी वैनिश्ड ओनली व्हेन द फील्ड पॉइंट इज इनफाइनाइटली डिस्टेंट फ्रॉम द फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप फील्ड कैलकुलेशन करेंगे तभी यह जीरो होगा, अन्यथा यह फाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो नहीं होता है। और इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि हमारा जो E और B है वह क्या है, तो वह एक लॉन्ग रेंज फील्ड है, लॉन्ग रेंज फील्ड। ओके, आपने समझा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब देखिए, जैसा हमने कहा कि ये जो फील्ड है दोनों ही आप देख रहे हैं बीटा पर डिपेंड करता है, और बीटा का मतलब है कि वह V पर डिपेंड करेगा। तो अगर एक स्पेशल केस लें कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है वह मोशन में नहीं है बल्कि वह रेस्ट में है, कहने का मतलब V के वैल्यू को जीरो ले लेंगे, और बीटा V/c होता है, तो V अगर जीरो हुआ तो बीटा भी जीरो होगा। अब ऐसे स्थिति में अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे तो जो आपका जनरल रिजल्ट है, जरा गौर से देखिए, इसी जनरल रिजल्ट में करना क्या है, बीटा के वैल्यू को जीरो कर देना है। तब आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस समय जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो बीटा को जीरो करिए, आप एक एक्सप्रेशन ई के एक्सप्रेशन को देखिए कि बीटा को जैसे ही जीरो करेंगे तो 1 - β² सिंपली बीटा हो गया, 1 हो गया। और अगर डिनोमिनेटर में बीटा जीरो करेंगे
तो फिर 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यह 1 हो जाएगा। इसलिए ई का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय सिंपली आर क्यूब। और उसी तरह से बी के एक्सप्रेशन को भी हम लोग देखेंगे, और उस बी के एक्सप्रेशन में तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए कि बीटा आता है और बीटा हो गया 0, तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। बीटा के 0 होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए आप देखिए इस कंडीशन में जब बीटा 0 है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अगर आप इसका फिर मॉड लेते हैं तो एक ऊपर वाला आर नीचे एक आर से कैंसिल हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड दिस इज ए वेल नोन रिजल्ट। आप लोअर क्लासेज में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, या एक्चुअली कूलम्स लॉ ही इसको कहिए या कूलम्बियन फील्ड कहते हैं इसको, कि एक पॉइंट चार्ज अगर Q है रेस्ट में, उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसे जब कूलम्स लॉ के आधार पर आप निकालते हैं तो रिजल्ट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जो हमारा रिगरस थ्योरी है, जिससे हमने एक यूनिफॉर्मली मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आप देखिए कि वह कूलम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने सिंपली कंडीशन ले लिया V बराबर 0, और कूलम्स लॉ तो स्टेशनरी चार्ज के बीच के इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को ही बताता है। इसका मतलब दिस रिजल्ट सपोर्ट्स द कूलम्स लॉ को सपोर्ट करता है। और फिर जैसा हमने कहा कि बीटा 0 है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। जैसा कि आप इस दोनों में से किसी भी रिजल्ट को देखिए, आप अगर फाइनल इक्वेशन 3 को ही देखते हैं तो बीटा के 0 होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इससे दो इम्पॉर्टेंट बात आप सीखते हैं। सबसे पहली बात कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर हर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। अगर मान लीजिए कि आप एक सर्कल मान लेते हैं और उसके सेंटर पर आपका पॉइंट चार्ज Q है, और उससे सर्कल R रेडियस का है, उस सर्कल के सरकमफरेंस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम। या अगर एक स्फेरिकल सरफेस मान लें R रेडियस का, तो उस स्फेयर के हर एक पॉइंट, सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। इसलिए कहते हैं कि यह जो फील्ड है वह स्फेरिकली सिमेट्रिक है। और साथ ही साथ चार्ज जब रेस्ट में है तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हुआ। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट दैट ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक बड़ा रिमार्केबल बात है, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता है। इस बात का भी वेरिफिकेशन हो जाता है इस जनरल रिजल्ट से। इज इट ओके? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने दो बातों को इसमें सीखा। पहला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग रेंज फील्ड है। लॉन्ग रेंज कहने से हमारा सेंस क्या है कि R बराबर जब इन्फिनिटी होगा तभी यह 0 होगा, R के किसी फाइनाइट मान के लिए 0 नहीं होता है। साथ ही साथ दूसरी बात हम लोगों ने सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। इस केस में अगर एक स्फेयर के सेंटर पर पॉइंट चार्ज को मान लिया जाए रेस्ट में, तो उस स्फेयर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह हर एक जगह सेम होगा। इसीलिए कहते हैं कि यह जो फील्ड है वह स्फेरिकली सिमेट्रिक है और रेस्ट का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करता है। इज इट ओके? हमको उम्मीद है कि आप क्लियरली इन बातों को समझ गए होंगे।
अब देखिए, अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, मान लीजिए कि वह c से, दैट इज जो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड c है, उसके तुलना में काफ़ी छोटा है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। सो यू से दैट v इज मच स्मॉलर देन c. And when v will be much smaller than c, what does it mean? It means v by c will be much smaller than 1. इसका मतलब v by c 1 से बहुत छोटा है, या कहें कि जो बीटा है दैट इज मच स्मॉलर देन 1. इसलिए हम लोग बीटा या बीटा स्क्वायर को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो अगर ऐसा कंडीशन आपने माना कि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, लेकिन वह जो v है वह c से बहुत छोटा है, ऐसे मोशन को आप कौन मोशन कहते हैं? याद कीजिए, आपने रिलेटिविटी पढ़ा है. दिस मोशन इज कॉल्ड नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन. इट मीन्स यू आर कंसिडरिंग दैट योर पॉइंट चार्ज इज इन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन. इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ e एंड b? नाउ यू कैन सी. करेंगे क्या? फिर देखिए, फिर जो हमारा जनरल रिजल्ट है, अभी आपने देखा कि हमने सपोज किया कि हमारा बीटा 1 से बहुत छोटा है, तो जहाँ भी बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, हम बीटा स्क्वायर वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देंगे. तो ई का एक्सप्रेशन क्या बचेगा? देखो, q बाय 4πε0 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, क्योंकि बीटा स्क्वायर वाला टर्म नगण्य हो गया 1 के तुलना में. और वही काम मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी करना है. सारे जगहों पर बीटा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका जो एक्सप्रेशन बी के लिए बचेगा वह होगा बीटा ओवर सी क्रॉस क्यू आर डिवाइडेड बाय 4πε0 आर क्यूब ओनली इतना, क्योंकि ये बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नेग्लेक्टेड हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा तो कभी भी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो देखिए, तो ये सपोजिशन लेने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट बिकम्स 1/4πε0 क्यू आर बाय आर क्यूब. और ये क्या है? ये तो सिंपली कूलम्स लॉ है, जैसा आपने अभी भी देखा था. तो अगर बहुत ही स्लो मोशन में हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, तब उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कूलम्बियन फील्ड है, सिंपली कूलम्बियन फील्ड. ठीक है. और जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा आपने, वह है q बाय 4πε0 c बीटा क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. अब देखिए, यहाँ जो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, एक्चुअली इसको अब हम म्यू नॉट के टर्म में बदलना चाहते हैं. आप जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट सी को लिखा जा सकता है c बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर. क्या किया? सिंपली c और c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए रिजल्ट नहीं चेंज करेगा. लेकिन आप जानते हैं कि यह c स्क्वायर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. जानते हैं कि नहीं? ये आपने पढ़ा है. अब यहाँ क्या होगा? एक जो एप्सिलॉन नॉट है वह कैंसिल हो गया, अब म्यू नॉट जाएगा ऊपर, और आपका 1/एप्सिलॉन नॉट c इक्वल हो गया म्यू नॉट इंटू सी के. इसलिए 1/एप्सिलॉन नॉट c जो इस एक्सप्रेशन में है, उसके जगह पर हमने लिख दिया म्यू नॉट इंटू सी, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा तब? म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4π बीटा क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. अब देखिए, इसी को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं. यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज म्यू नॉट बाय 4π इंटू क्यू इंटू सी जो ऊपर में है इंटू सी, और बीटा के जगह पर लिख दिया v बाय सी. अब यह c और यह c कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. अब v क्रॉस आर. ओके. सो दिस इज म्यू नॉट बाय 4π, देखिए ध्यान से, क्यू भी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ओके. एंड दिस इज म्यू नॉट बाय 4. अब देखिए, अब जो q है इसको इंटीग्रल ऑफ डी क्यू लिख सकते हैं? नहीं. और जो वेलोसिटी वेक्टर है v, दैट इज डिफाइंड एज dl बाई dt. आप जानते हैं कि dr बाई dt या dl बाई dt ही तो वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड. ठीक है. अक्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. ओके.
क्यू के जगह पर डी क्यू का इंटीग्रल लिख लिया। लेकिन अब देखिए डी क्यू बाय डी टी, बोलिए क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी आप जानते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो डी क्यू बाय डी टी को अब लिख देंगे आई, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ डी एल बचा हुआ है। सो दिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है आप देखिए। सो दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। एंड व्हाट इज दिस? याद करो, +2 लेवल में आप मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में बायोट-सेबार्ट लॉ पढ़ते हैं, और ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बायोट-सेबार्ट लॉ ही है। बायोट-सेबार्ट लॉ अगर करंट एलिमेंट के कारण बोलते हैं तो बोलते हैं डीबी, डीबी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को कि दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। जब आप किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, किसी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो फिर जो एलिमेंट के कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली द बायोट-सेबार्ट लॉ। तो क्या देखा आपने कि अगर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में हमारा चार्ज पार्टिकल है तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही फील्ड है जो आप सिंपली कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम्बियन फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड सिंपली वह फील्ड है जो आप बायोट-सेबार्ट लॉ से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा ये जो जनरल रिजल्ट है, यह जनरल रिजल्ट कूलम्स लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है और बायोट-सेबार्ट लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एंड दीज आर एक्चुअली द क्लासिकल लॉज। आपने अभी जो मोशन माना है नॉन रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब आप बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और क्लासिकल फिजिक्स का ये जो दो वेल नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का लॉ है, कूलम्स लॉ और बायोट-सेबार्ट लॉ, उस दोनों को सपोर्ट कर रहा है हमारा प्रेजेंट फॉर्मूला, प्रेजेंट जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल इन बातों को समझ रहे होंगे। अगर कोई कठिनाई है तो जिस समय यह फिर लाइव होगा आप पूछ सकते हैं कि आपके किसी पॉइंट पर कठिनाई हो रही है, आप पूछ सकते हैं उस बात को। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं 3rd नंबर में। हम ऐसे वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं जो c के तुलना लायक है। अभी आपने माना कि v इज मच स्मॉलर देन c। पहले माना कि v इज कम्प्लीटली जीरो फर्स्ट पॉइंट में, सेकेंड में माना कि v इज नॉट जीरो बट मच स्मॉलर देन c। अब कह रहे हैं कि v जो है वह c से तुलना लायक है। तुलना लायक का मतलब हुआ कि तुम v बाय c को नगण्य नहीं कह सकते हो, नगण्य नहीं मान सकते हो। इसका मतलब बीटा को 1 के रेस्पेक्ट में अब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक्चुअली हम थीटा के दो खास मानों के लिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं, खास मानों के लिए। पहले बात करते हैं जब थीटा का वैल्यू है π/2 90 डिग्री। थीटा का एक फिक्स्ड मान लिया, जैसे आप यह देखिए कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और जो हमारा फील्ड पॉइंट है P वह इस पॉइंट पर है, ये है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 90 डिग्री। ऐसा सिचुएशन हम अब कंसिडर करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने जनरल फॉर्मूला में जहाँ भी थीटा है उसको 90 डिग्री लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो फील्ड को अब लिखते हैं E90। 90 जो सबस्क्रिप्ट यहाँ दिया वह रेफर कर रहा है कि यू आर टेकिंग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या था, Q/4πε0 इंटू R1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R³ इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में बीटा स्क्वायर में मल्टीप्लाई होता है साइन स्क्वायर थीटा से, एंड होल टू द पावर 3/2। लेकिन थीटा तो आपने 90 डिग्री लिया तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए जो बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है वह सिंपली हो गया बीटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखिए,
अब अगर आप इसका मॉडुलस ले लेते हैं E90 का मॉडुलस, तो ऊपर वाला जो r है और नीचे वाला एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r², ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कि 1 माइनस बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 से, और नीचे में 1 माइनस बीटा स्क्वायर पर हाफ पावर बच जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब थीटा बराबर 90 डिग्री है और साथ ही साथ हम वेलोसिटी को लाइट के वेलोसिटी c के तुलना में नगण्य नहीं मान रहे हैं बल्कि तुलना लायक मान रहे हैं, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया वह आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r² इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ध्यान रखना है कि ये थीटा का एक खास मान लिया 90, उसके लिए वैल्यू है, जनरल नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर इसी तरह से हम लोग थीटा का अब दूसरा वैल्यू लेने जा रहे हैं 0, और उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिफाइन कर रहे हैं। थीटा लेंगे 0, तो इसको अब E0 लिखा एंड q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू r डिवाइडेड बाय r³ इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, लेकिन साइन थीटा इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि साइन थीटा 0 होगा, इसलिए कि थीटा क्या है 0 और साइन 0 होता है। तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में होता है, तो साइन थीटा के 0 होने के कारण वह हट गया और सिर्फ आपको बच गया r³। ओके, अब अगर आप फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक r ऊपर वाला नीचे से कैंसिल, और रिजल्ट हो गया E0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड निकाला जब थीटा 90 डिग्री है और थीटा 0 डिग्री है, और उस समय निकाला जब आप v को c के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि v c के आसपास ही है, c के तुलना लायक है, छोटा उससे ज़रूर है, लेकिन ऐसा इतना छोटा नहीं है कि हम उसको नगण्य कह दें। जैसे मान लो कि 100 के रेस्पेक्ट में 0.1 नेग्लिजिबल है, या 1 भी कहो तो नेग्लिजिबल है, लेकिन 100 के रेस्पेक्ट में 98 जो है वह नेग्लिजिबल नहीं है, 80 जो है वह नेग्लिजिबल नहीं है, बल्कि तुलना लायक है, तुलना कर सकते हैं उसको। ठीक वैसी ही बात है। अब देखिए, अब ये जो दो थीटा के पर्टिकुलर वैल्यूज 90 और 0 के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके मैग्नीट्यूड का हम अब कंपैरिजन कर रहे जा रहे हैं। सो E90 डिवाइडेड बाय E0 कितना होगा, इसको देखिए। अगर आप दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r², ये कॉमन फैक्टर है, वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है E90 का और इसका देखिए, यहाँ नीचे में है 1 माइनस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, ठीक है, और साथ ही साथ इस केस में है 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी फैक्टर कैंसिल हो गया और रिजल्ट हो गया 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखिए, अब ये जो 1 माइनस बीटा स्क्वायर है और इस पर पावर दिया आपने 3/2, दिस इज ए नंबर विच इज लेस देन 1, क्योंकि 1 से बीटा 1 से लेस है, v इज लेस देन c, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा है, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटे का तुम पर 3/2 पावर दोगे तब भी वह क्या होगा, 1 से छोटा, और 1 से कोई नंबर अगर छोटा है और उससे डिवाइड करेंगे 1 को, तो नंबर जो मिलेगा 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो कि नीचे वाला जो नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि नीचे वाला नंबर 1 से छोटा है, मान लो 1/2 है, तो दिस विल बी 1/1/2, दैट विल बी 2। तो 2 तो ग्रेटर है ना 1 से, इसलिए दिस विल बी ग्रेटर देन 1।
सो E90 बाय E0 दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से ग्रेटर है इसका मतलब हुआ कि E90 इज ग्रेटर देन E0। तो क्या कंक्लूजन मिला कि जो मोशन का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आप नीचे लीजिए चाहे ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, मान लो यही फील्ड पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन में के तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ग्रेटर है। फिर एक बात आप जानते हैं, जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वह तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनल होता है, आप देखे थे शुरू में। सो अगर E ग्रेटर है तो B भी ग्रेटर होगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, बोथ फील्ड्स आर इंक्रीज्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा। ओके, तो ये एक रिमार्केबल फैक्ट है जो आपने देखा। अब हम लोग फिर एक एक्सट्रीम कंडीशन लेने जा रहे हैं। फिर याद कीजिए सब बात हम वेलोसिटी की कर रहे हैं। पहला केस क्या लिया था कि V इज 0, दूसरा लिया क्या V इज मच स्मॉलर देन C, तीसरा क्या लिया कि V इज स्मॉलर देन C बट नॉट मच स्मॉलर, बल्कि तुलना लायक है, ऐसा लिया तीसरे केस में। अब फोर्थ केस में लेने जा रहे हैं एकदम एक्सट्रीम कंडीशन। क्या लेने जा रहे हैं, तो जब V टेंड करेगा C को, और आप जानते हैं कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी C की तरफ अग्रसर होता है, उसको टेंड करता है, तब उस मोशन को हम लोग कहते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक मोशन का। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है यह, हमने शुरू में ही इस चैप्टर के शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये आया था, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था उस समय जब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज नहीं हुआ था, उसका एडवेंट नहीं हुआ था। 1905 से पहले का यह कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो रिजल्ट आया एक्चुअली यह रिजल्ट उस समय भी सही है जबकि आप मोशन को रिलेटिविस्टिक मानते हैं। लोगों ने ऐसी चीज़ को देखा आफ्टर द एडवेंट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, ये लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल रिलेटिविस्टिक मोशन को डिस्कस करने के लिए भी एक एप्रोप्रिएट टूल है। एक बहुत ही खासियत है इस बात में कि यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स के ज़माने का है, लेकिन ये एग्री करता है रिलेटिविस्टिक मोशन के केस में भी। दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट, बड़ी रिमार्केबल बात है। तो अब किसकी बात करने जा रहे हैं कि V इज टेंडिंग टुवर्ड्स C। ओके, फिर देखिए हमने E90 और E0 का एक्सप्रेशन जो अभी निकाला उसी को रिपीट कर दिया है, इसलिए इसको हम पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, आप इसको देखिए, वही रिजल्ट रिपीटेड है। अब देखना है कि जब मोशन रिलेटिविस्टिक होगा, जब V टेंड करेगा C को, वैसे स्थिति में E90 और E0 का वैल्यू क्या होगा। गौर से देखिए, जब आप कहते हैं कि V टेंड करता है C को, इसका मतलब कि V बाय C लगभग 1 के बराबर है। लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर। और V बाय C 1 के बराबर है, इसका मतलब बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, या इसको आप 1 ही कहिए, या कहिए कि बीटा इज, अगर मैथमेटिकली बहुत करेक्ट बोलना हो तो कहिए कि बीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो गौर करिए 1 के तरफ अगर बीटा टेंड करेगा तो इस फैक्टर पर ध्यान दो जो E90 में है। बीटा को अगर 1 रख लेंगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 से आप डिवाइड करेंगे Q को तो इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर V टेंड करेगा C को, कहने का मतलब V बाय C टेंड करेगा 1 को, या बीटा टेंड करेगा 1 को, तो E90 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत लार्ज हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम E0 को देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 माइनस बीटा स्क्वायर है,
तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो होल रिजल्ट विल बी 0, इसलिए ई जीरो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरफ मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही लार्ज हो जाता है। इसका मतलब देखो, अगर इस लाइन पर मोशन हो रहा है और इस पर तुम फील्ड पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यहाँ अगर फील्ड पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर E90 जिसको लिखा है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम, इन्फिनिटी का मतलब मैक्सिमम समझ, मतलब कंप्लीटली इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि फील्ड कंप्लीटली इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हो जाएगा। सो वी सिंपली से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, एक बहुत ही रिमार्केबल बात है कि रिलेटिविस्टिक मोशन में अगर हमारा चार्ज पार्टिकल होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पैदा होगा, मोशन के डायरेक्शन में वह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। अब बात करेंगे इसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। किस रिलेशन से, आप सीख चुके हैं कि B इज इक्वल टू बीटा क्रॉस E डिवाइडेड बाय C, आप सीख चुके हैं। या बीटा को आप लिखते हैं V बाय C, तो आप इसको लिखते हैं V क्रॉस E डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन कहता है कि अगर A क्रॉस B C के बराबर है तो वेक्टर C A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो उसी आधार पर सोचो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर है बीटा क्रॉस E डिवाइडेड बाय C के, इसका क्या मतलब हुआ कि B परपेंडिकुलर होगा बीटा पर भी, B परपेंडिकुलर होगा E पर भी। दिस इज जस्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप जानते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप अभी सीख चुके हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर हो गया है। तो दो बात आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर भी, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर पर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये जो तीनों वेक्टर है B, V और E ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे परपेंडिकुलर। हमने यहाँ मेंशन किया है कि B इज परपेंडिकुलर टू V एंड B इज परपेंडिकुलर टू E एंड ऑन द अदर हैंड E इज परपेंडिकुलर टू V। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जैसे आप फिगर में देखिए, अगर आप मान लेते हैं कि बीटा वेक्टर, या इसको वेलोसिटी वेक्टर भी कह सकते हो बीटा के जगह पर, वो अगर x के डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर y के डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर z के डायरेक्शन में होगा। तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिए, बीटा क्रॉस E से बराबर B होता है, इसलिए इसी रूप में मानिएगा। ये नहीं आप कर सकते हैं कि हम यहाँ y पर मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को और z पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फिर डायरेक्शन का गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए इसी रूप में बीटा क्रॉस E दैट विल बी इक्वल टू B। ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से। तो तीनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब याद कीजिए, हमारा जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, आप पढ़े हुए इलेक्ट्रोडायनामिक्स शुरुआत वाला, उसमें क्या कहते हैं कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और साथ ही साथ ये दोनों वेक्टर वेव का प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेव प्रोपेगेशन पर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी वेव प्रोपेगेशन पर परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। तो वहाँ पर ऐसी ही बात होती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मान लेते हैं y डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को z डायरेक्शन में, तब आप कहते हैं कि आपका जो वेव है वह प्रोपेगेटेड हो रहा है x डायरेक्शन में, वहाँ बोलते हैं प्लेन वेव में। अभी
जहाँ वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वहाँ हमारे चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है। सो दिस इज जस्ट एनालोगस टू द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई? प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है और वह दोनों वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर मोशन है रिलेटिविस्ट, ध्यान रखिए ये बात हमेशा के लिए नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी के आसपास के वेलोसिटी से चल रहा है, v टेंड कर रहा है c से, उस समय की बात है, तब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाता है और ये दोनों ही वेक्टर चार्ज पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस मोशन के डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर होता है। इज इट ओके? अब हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पॉइंट को क्लियरली समझ लिया होगा। अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने हेडिंग ही लिख दिया नो रेडिएशन। एक्चुअली जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वहाँ दो तरह की बातें हो सकती है। अगर चार्ज पार्टिकल बिना एक्सीलरेशन का मोशन कर रहा है, जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपने माना है ना कि आपका पॉइंट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसका मतलब विदाउट एक्सीलरेशन। ऐसी स्थिति में चार्ज पार्टिकल के द्वारा कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, पावर रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो उसके द्वारा एनर्जी रेडिएटेड होता है, एनर्जी या पावर रेडिएट करता है, पावर का लॉस होता है। ये चीज़ भी हम लोग इस लेक्चर के फिनिश होने के बाद वही शुरुआत करेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इन एक्सीलरेटेड मोशन, तब रेडिएशन की बात होगी, वहाँ रेडिएशन फील्ड की बात होगी। लेकिन अभी जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया आज तक वह है यूनिफॉर्म मोशन, बिना एक्सीलरेशन का मोशन। एक्चुअली इस केस में कोई पावर रेडिएशन, कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, पावर रेडिएट नहीं करेगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जहाँ कहीं भी हम लोग पावर रेडिएशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने शुरुआत में पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो वो हमारे वेव के द्वारा यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से नॉर्मली जितना एनर्जी पास करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर एक तरह से कहा जाए तो हमारे वेव का इंटेंसिटी ही होता है, एनर्जी passing through unit area in unit time, that is called magnitude of pointing vector। और मैथमेटिकली अगर उसको माप की दृष्टि से देखा जाए तो आपने पढ़ा है पहले, ये सब आपको याद होना चाहिए कि पॉइंटिंग वेक्टर s का मैग्नीट्यूड बराबर होता है मॉडुलस ऑफ E क्रॉस H। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और H हमारे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है। अगर आप H को B के टर्म में लिखते हैं तो H बराबर होता है B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। सो यू कैन से S इज इक्वल टू E क्रॉस B का मॉडुलस डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अब आप याद कीजिए, E प्रोपोर्शनल था किसका? 1/r² का, याद है, जो लॉन्ग रेंज में बताया था। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी प्रोपोर्शनल है 1/r² का। तो अगर E और B का प्रोडक्ट लेंगे तो वह प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁴ का, नहीं, 1/r⁴, 1/r² इंटू 1/r²। ओके, अब देखिए, अब हम पावर रेडिएशन की बात करते हैं। आपने को अभी जस्ट हमने डेफिनेशन कहा कि पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला एनर्जी। और पावर क्या होता है? पावर होता है यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला एनर्जी। यहाँ पर आप यूनिट एरिया नहीं कहते हैं। तो मान लो कि कोई एक सरफेस है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट जिसको हम डीप करके बना रहे हैं, और इस छोटे एलिमेंट से कितना
पावर गुजरता है। तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब है एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, या इसको कह सकते हैं पावर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से गुजरने वाला पावर ही पॉइंटिंग वेक्टर है। तो अगर ये है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर और ये इस एलिमेंट का है एरिया वेक्टर डी ए, तो एस डॉट डी ए ये हो गया पावर पासिंग थ्रू एरिया डी ए। लेकिन अगर होल एरिया से हम पावर निकालना चाहते हैं तो उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए जो पावर फ्लो करेगा, पावर रेडिएटेड होगा, दैट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए, एस डॉट डी ए। अब ध्यान से देखो, एस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 4, तुरंत अभी आपने देखा है। और एरिया किसी भी चीज़ का हो, इतना तो जरूर है कि उसमें लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कहते हैं कि एरिया जो है वह प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और एस प्रोपोर्शनल है 1/r4 के। तो ध्यान से देखो, 1/r टू दी पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, दिस विल बी 1/r स्क्वायर। इसका मतलब जो पावर है वह प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, या कहेंगे कि यहाँ हमने प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लिखा है कि 1/r स्क्वायर के ऑर्डर का होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारा ये जो फील्ड है यह लॉन्ग रेंज फील्ड है, और लॉन्ग रेंज फील्ड होने का मतलब दिस r टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन r विल टेंड टू इन्फिनिटी देन p विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब नो पावर रेडिएशन। यही बात हमने कहा था कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो उसके द्वारा कोई एनर्जी का रेडिएशन या पावर का रेडिएशन नहीं होता है। दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। वहीं अगर हम कहेंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है बल्कि वह एक्सीलरेटेड मोशन में है, उसका वेलोसिटी बदलता है, तो उसके द्वारा पावर का रेडिएशन होता है। और कितना पावर रेडिएटेड होगा, क्या होगा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। आगे के क्लासेज में आप उन्हीं बातों को पढ़ेंगे। इज इट ओके? तो दिस इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। और जैसा फाइनली अब हमने आपको कहा था अभी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने रिजल्ट निकाला लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के यूज से, उस लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है उसे लिनार्ड और विचर्ड ने डिराइव किया था स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1905 ईस्वी में आया, उसके एडवेंट के, उसके खोज के पहले। लेकिन आपने अभी देखा कि ये जो लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल से प्राप्त होने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, वह तो उस समय भी वैलिड है जबकि मोशन रिलेटिविस्टिक होगा। इसलिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों ने उस पर भी इसको अप्लाई किया। एंड ये इसकी खूबसूरती है, यही इसका खूबसूरती है कि यह रिजल्ट भले ही क्लासिकल है, बट दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली वैलिड इन केस ऑफ द रिलेटिविस्टिक मोशन। तो आज हम लोगों का जो फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है वह कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग, जैसा हमने कहा कि एक्सीलरेटेड मोशन की बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हमने छोटे छोटे लेक्चर में बांट करके इसको पढ़ाया और सारी बात पहले से लिख दी कि आपको कठिनाई नहीं हो, आप उसको क्लियरली समझ सकें। और तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर यह आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस बात को कमेंट में लिख सकते हैं।